नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां टिब्बी से यहां राठीखेड़ा में स्थापित होने वाली एथेनॉल इकाई के विरोध में चल रहे धरना स्थल पर बुधवार को टिब्बी उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, संगारिया पुलिस उपाधीक्षक, टिब्बी तहसीलदार एवं प्लांट प्रबंधक जेपी शर्मा वार्ता करने पहुंचे। मौके पर प्रशासन द्वारा समझाइश की गई कि इकाई प्रबंधन द्वारा उच्चतम मानक व नवीन तकनीकी का उपयोग कर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों की पालना में एथेनॉल इकाई की स्थापना की जाएगी, जिससे कि टिब्बी क्षेत्र का विकास होगा। धरनार्थियों को एसडीएम ने बताया कि एथेनॉल इकाई से निकले पानी को ना ही ग्राउंड में डाला जाएगा, ना ही बाहर फेंका जाएगा, बल्कि ईटीपी प्लांट के द्वारा पानी का पुनर्उपयोग इकाई में ही किया जाएगा। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली पुलिस ने शातिर नकबजुन मां बेटी को बापर्दा गिरफ्तार किया, जिसमें कांस्टेबल महेश कुमार जितेंद्र की भूमिका अहम रही। मां बेटी की ये जोड़ी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में महिलाओं के गहने चोरी करने में एक्सपर्ट है। वारदात वाले दिन में दोनों पहले से एक मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां वापस बस से जाते समय वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शातिर मां बेटी को आखिरकार गिरफ्तार किया। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। पाली संभाग के उप महानिरीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा एक दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंचे, जहां पुलिस के जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद आईजी ने माउंट आबू पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया, साथ ही जवानों से साधारण लिए जाने वाले रिकॉर्ड के बारे में आवश्यक जानकारी ली। पुलिस थाने में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित भी हुई, जहां आईजी ने जनसुनवाई में आबू के आम जन की समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। परिचर्चा में पार्किंग, यातायात, नशा और अन्य गतिविधियों को रोकने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान सिरोही एसपी अनिल कुमार, डीएसपी गोमाराम और भी पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा। सिरोही से विक्रम रावल की खास रिपोर्ट। नीमराना थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। एएसपी शालिनी राज ने बताया कि आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पूर्व में चालानशुदा निवासी बाटखांड नीमराना के कब्जे में एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया है और एक देसी रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्टल के साथ एक बिना नंबर कैमरा गाड़ी को जब्त किया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। आज नीमराना थाने में 2 कार्रवाइयाँ आर्म्स एक्ट की गई हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। एक व्यक्ति था चिदानंद, जो अपने बाटखान इलाके का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा और 2 कारतूस पुलिस द्वारा उसको दस्तयाब करके बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी मुख्य की सूचना दी, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति है अलवर जिले का रहने वाला मगन गुजर, उसके खिलाफ भी हमने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। उससे एक देसी कट्टा और कारतूस हमने बरामद किए हैं। ये अभी तक खैर अभी हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली यही टारगेट रहता है कि आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के बाद में और उसका जो सोर्स है वहाँ तक हम पहुँचें, ताकि हम एक पूरे नेक्सस को ही ख़त्म कर सकें। जैसा कि अभी अगर मैं पिछले 2 महीने की बात करूं तो कुल आर्म्स एक्ट की सिर्फ इस थाने में ही 5 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एक कटिबद्धता है हमारी इस आर्म्स को लेके या एनडीपीएस के मामलों को भी लेकर, तो इसमें हम लगातार सूचना संकलन भी कर रहे हैं और हमारी टीम्स भी लगातार फील्ड में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें कर। अलवर शहर के मनुमाग निवासी एक महिला इंजीनियर को मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। पीड़िता गुरुग्राम में गूगल में जॉब करती है। वे यहाँ वर्क फ्रॉम होम पर थी। इस बीच मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आता है, जिसने खुद को आरबीआई अधिकारी बताते हुए उसके हैदराबाद एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करने और बिल पे नहीं होने पर हैदराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने की जानकारी दी। साथ ही में 2 घंटे में हैदराबाद आकर अपना बयान भी दर्ज नहीं कराने पर उसके मोबाइल नंबर से जुड़े सभी बैंक अकाउंट सीज करने की धमकी दी। इस पर महिला ने फोन कर्ता को बताया कि वे कभी हैदराबाद गई ही नहीं और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है उसके पास। उसने कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं की। फर्जी आरबीआई अधिकारी ने महिला को कहा कि यदि आप बेगुनाह है तो जानकारी के लिए मोबाइल पर 9 नंबर दबाएं। जैसे ही उसने 9 नंबर दबाया तो फोन किसी और को कनेक्ट हो गया, जिसने खुद को हैदराबाद का पुलिस ऑफिसर बताते हुए उसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का नंबर बताया। इसके बाद वीडियो कॉल पर हैदराबाद थाना दिखाया। इसमें वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी सहित पूरे थाने का सेटअप लगाया हुआ था, जिसे देखकर महिला डर गई। इसके बाद 5-6 दस्तावेज भेजकर नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने और आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह से महिला के अकाउंट में रुपयों का लेन देन होने की जानकारी देकर अरेस्ट करने की धमकी दी। ठगों ने 3 घंटे तक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके धमकाया। फर्जी पुलिस अधिकारी ने जांच के लिए महिला को फिर से फोन करने को कहा, लेकिन बाद में महिला ने फोन ही नहीं उठाया और साइबर ठगी से बच गई। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट।
जी, मेरा नाम आरशी शर्मा है और आज सुबह मेरे पास आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया से वो क्लेम कर रहे थे कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है हैदराबाद से एसबीआई से। उस पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1.5 लाख का, जो पे नहीं करने की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल मेरे नंबर से जुड़े हुए सारे जो अकाउंट्स हैं बैंक अकाउंट्स वो सीज कर लेंगे। और इसके लिए मुझे विद इन 2 आवर्स हैदराबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है वहां पे। तो मैं पैनिक हो गई और मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं बनवाया है एसबीआई से, हैदराबाद से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे एक के बाद एक कॉल पे रीडायरेक्ट करा। पहले कस्टमर सर्विस पे गई मैं, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर, फिर पुलिस पे। लास्ट में उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप कॉल किया कि हम आपका ऑनलाइन बयान ले लेते हैं, और उसमें उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे तक मेंटली बहुत ज्यादा हैरेस किया। मतलब मेरी सारी डिटेल्स निकलवाई, मेरा क्या सैलरी ब्रैकेट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी फैमिली के बारे में सब बताया। मैंने कई बार ये सोच के मुझे डाउट हुआ कि शायद ये फेक हो सकता है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली में पुलिस में हैं पापा नाना, तो मुझे तब भी उन लोगों ने चुप करके मतलब अपनी इंटेरोगेशन जारी रखी। और कितने घंटे तक आपको मतलब बातों में उन्होंने उलझाए रखा? मतलब 2.5 से 3 घंटे तक हम लोग उनको बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कॉन्टिन्यूसली हम लोग को डरा के रखा हुआ था। इस दौरान कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ या उससे बच गया? नहीं, हम बच गए लकीली। और इस समय उस दौरान किसी से और से भी आपने बातचीत किया, आपके हस्बैंड या कोई फैमिली मेंबर? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड को दूसरे नंबर से कॉल करवाया, मदर इन लॉ से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो वो तुरंत आ गए थे और फिर उनको भी उन्होंने उस वीडियो कॉल में शामिल कर लिया जो पुलिस बन के हमसे बात कर रहे थे। और क्या क्या चीजों का यूज कर रहे थे, वर्डों का? क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार नंबर यूज हुआ है। मतलब आपके आधार नंबर पे कैनरा बैंक का अकाउंट है और उस अकाउंट से आपके पास पैसे रिसीव होते हैं। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका मतलब रिलेशन है और तालिबान और कुछ टेररिज्म ग्रुप्स के साथ आपका लेना देना है, इसलिए आपको तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। CIS और ED से आपको अरेस्ट वारंट जारी करा है। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजते गए लगातार, लेटर भी भेजते गए? लेटर भेजते गए, सारी केस जो बनाया है मेरे अगेंस्ट वो भेजते गए। पीछे से कॉल्स भी आ रहे थे उनके पास कि हाई अलर्ट, ये जो लेडी हैं ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, और इस तरह से मुझ पर कॉन्टिन्यूसली दबाव बनाया गया और डराया गया। कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, बेसिकली एक्सेंचर के साथ। इंजीनियर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। उस समय जब मैं आया था, मैं शुरुआत में मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं था कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है, किस रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हैं। मैं आया जब इनको ऑलरेडी ये नरेश गोयल के केस में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं आपके पूरे फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे देंगे लाइफ टाइम और डेथ पेनल्टी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली टेंशन देने वाली हैं कि हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए हमको लगा कि शुरुआत में मेरे को बाद में मुझे बताया कि आरबीआई के थ्रू ऐसे हमको इनको कि पैसे इनके रोक लिए जाएंगे अकाउंट्स में। इसे कभी मुझे बाद में सोचा मैंने तो पता लगा कि आरबीआई के थ्रू कभी कभी कोई ऐसे कॉल या मैसेज आते ही नहीं है कि आपका अकाउंट होल्ड किया जा रहा है। एक्चुअली रिकवरी करना आरबीआई का कोई काम ही नहीं है। वो बैंक इस संबंध में अभी आपने कहीं रिपोर्ट साइबर सेल में या? हम साइबर सेल में आज दोपहर में गए थे, पर अभी रिपोर्ट नहीं कराई। हमने उनको पूरा केस बताया और नंबर बताया जिस नंबर से हमको परेशान किया जा रहा था, और अब रिपोर्ट हम कराएंगे कल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है फलित गुप्ता। आपने हमेशा पुलिस की वर्दी में अफसरों को जनता के बीच अपने रुतबे और अधिकार का रौब दिखाते देखा होगा, लेकिन इन दिनों डीग जिले के एएसपी अखिलेश शर्मा अपने अनोखे हुनर की वजह से सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके गले में सरस्वती वास है, जिसका हालिया उदाहरण उन्होंने जनता को जागरूक करके दिया। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। एसपी अखिलेश शर्मा ने एक गाना तैयार किया है जो लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। ये गाना न सिर्फ यातायात नियमों का पालन करने को बढ़ावा देगा, बल्कि सड़क हादसों को कम करने की भी कोशिश करेगा। एसपी ने बताया कि हेलमेट लगाने से बाइक चलाने
को ही सुविधा है। एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट से 90% बचाव हो जाता है, लेकिन लोग बाग हेलमेट ना लगाना अपने आप को एक शौक समझते हैं। जब इतने बड़े अधिकारी इस चीज की पहल कर रहे हैं तो लोगों को हेलमेट लगाने के लिए, ट्रैफिक के नियमों को बताने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि इससे हमारी ही जान बच सकती है। गाना रिकॉर्ड करने का वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता नजर दिख रहा है। इस 5 मिनट के वीडियो गाने में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक है। वे अपनी ड्यूटी के साथ साथ संगीत भी गीत गाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश खुद ही संगीत के बोल तैयार करते हैं और अपनी धुन के अनुसार अपने स्टूडियो में गाना गाया करते हैं। उसे YouTube पर अपलोड कर लोगों को जागरूकता का संदेश भी देते हैं। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जिस तरह से आप लगातार लोगों को अपने माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि भैया 3 सवारियां मत चलो, हेलमेट लगाओ, उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की कमी कहें या लोगों की जागरूकता? नहीं, जागरूकता ही मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए जागरूकता सबसे बड़ी है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि नियमों के हिसाब से तो पुलिस चालान करती है, कर ही रही है, लेकिन जब जागरूक होंगे कि भाई हमें हेलमेट लगाना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, एक सिविक सेंस जब डेवलप होगा तभी लोग फॉलो करेंगे। एक सर लोगों में डर भी है, अगर हेलमेट नहीं लगाया उसके बाद अगर पुलिसकर्मी रोक लेते हैं, लगातार देखा है कि कुछ राजनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसा तो अभी सर डीग में ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? जिस तरह से आने वाले दिनों में चौराहों पर लाल बत्ती वगैरह लगेंगी, कोई इसका प्लान तैयार किया गया हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं है। डीग में जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और 2 हमारे नगर में लगे हुए हैं और 2 कुमेर में लगे हुए हैं। तो जितनी हमारे पास ट्रैफिक की नफरी है उपलब्ध, उसको हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगाया हुआ है। तो आप जिस तरह से लोगों को सोशल मीडिया के और गीतों भजनों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? नहीं, मुझे बचपन से ही थोड़ा सिंगिंग का शौक है। अभी थोड़ा सा मैंने हल्का सा प्रोफेशनल इसको रूप दिया, तो मैं सोच रहा था कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिससे यूथ में रामजन्म में ट्रैफिक रूल्स को लेके जागरूकता बढ़े, लोग सोचें, और जब लोगों को मोटिवेशन अलग ढंग से मिलता है तो लोग उस पर अमल भी लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ट्रैफिक पर मैंने देश का सबसे पहला गाना है। ट्रैफिक रूल्स पर इस तरह का कोई भी म्यूजिकल सॉन्ग अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गाने तो मेरे खूब आ रहे हैं। सर कुछ हमारे दर्शकों को भी 2 शब्द सुनाइए। खबर जिला डीग की दीदवाली पंचायत के गांव मेहदमपुर से है, जहां एक सरपंच की दबंगई से जनता परेशान है। ब्रज 84 कोस आदि बद्री धाम जाने वाली परिक्रमा मार्ग में जलभराव की समस्या है, लेकिन सरपंच ध्यान ही नहीं दे रहा। गांव में ना तो पानी निकास के लिए नालियां बनी हुई है और ना ही पानी निकास के लिए कोई और सुविधा दी गई है। कहीं इंटरलॉक के खर्चे लगाए गए तो कहीं बिना इंटरलॉक करे ही बिल पास कराए गए। सरपंच महोदय की बात की जाए तो गांव में कदम ही नहीं रखते हैं। उन्हें आमजन की समस्याओं से क्या ही लेना। वहीं हरिजन को कुछ समझते ही नहीं। गांव वाले बहुत परेशान हैं, कोई उनकी समस्याएं पर ध्यान नहीं दे रहा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खरंजा जो लगा हुआ है ये बस यहाँ तक ही लगा हुआ, आगे लगा नहीं है। जन इसको 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, ये ध्यान नहीं है हमें। 15-20 साल के लगभग हो गया, यहाँ खरंजा लगता ही नहीं है, पूरा खरंजा नहीं लगा है। पैसा उठा लेते। इसे जाति सूचक शब्द यूज किए तो उसके बाद आप कहीं गए थे? हाँ गए थे सर, हम कलेक्टर जी के पास गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन सौंपा उनको और उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला कि आप जाओ और आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका काम हुआ? उसके बाद बेटा ये मोहरम डली थी, अब उन्होंने सरपंच कह रहे कि हमने डलवाई है, तो इसलिए फिर हमने गाँव वाले कह रहे कि हमने डलवाई, तो इसमें फिर हमने साइन कर दिया। वो साइन करवा के ले गए कि आपका काम पूरा हो गया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील में 8 किलोमीटर टूर पल्लू रोड दूर पर स्थित गुरु गोरखनाथ झिलमिल गुफा धन्नासर की तपोस्थली पर उज्जैन महाकाल नगरी से पधारे बाबा संत भूतनाथ अधोरी ने देश को, समाज को समर्पित व संकल्पित 31 दिवसीय के धूना तपस्या का 1 दिसंबर को शास्त्रों के उक्त विधि विधान के साथ शुरुआत करेंगे। ये तपस्या देश व समाज की सुख समृद्धि, अमन शांति और मानव से लेकर जीव जंतु तक रोग मुक्ति के लिए शुरू की गई है। तपस्या में लीन होने से पूर्व तपस्वी संत बाबा भूतनाथ अघोरी ने बताया कि वो अपने उज्जैन के स्थित गुरु बाबा बम बम नाथ के आदेशानुसार धूना तपस्या का आदेश मिला है।
ऐसी तपस्याएं साधु जनों के स्वभाव से होती हैं, जो ये उनके समाज में महत्वपूर्ण योग क्रियाओं में से एक है। बाबा ने बताया कि 31 दिन की धूना तपस्या के बाद नगर भंडारे का आयोजन तथा अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगा। नौहर से सेठी कोदारा की रिपोर्ट। दीग जिले की ऐतिहासिक धरोहर जल महल आजकल प्रशासन की लापरवाही का शिकार बनी हुई है। जल महलों में आजकल शराब पार्टियों का दौर चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध राजा महाराजाओं की ये विरासत पर्यटन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। वहीं जल महल, जो किसी जमाने में लोहागढ़ की शान कहा जाता रहा है, वहां आजकल सिक्योरिटी गार्ड की मिलीभगत के चलते शराब पार्टियों का दौर चल रहा है। जबकि मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आने जाने वाले की अच्छी तरह से चेकिंग भी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चेकिंग कितनी जोरदार होती है। अंदर शराब पार्टियां चलती है। जब महलों के अंदर चप्पे चप्पे पर जब सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं विभाग की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़े करती दिख रही है। टूरिज्म विभाग के हाई लेवल के अधिकारी आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या ये विश्व प्रसिद्ध जल महल अधिकारियों की दबंगता से चलता रहेगा या फिर सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी? कुल मिलाकर यही बात समझ में आती है कि आज है ना काज है, ये बीजेपी का राज है। डीग से पंकज शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जालौर जिले की मांडवा ग्राम पंचायत में कुल 15 वार्ड्स हैं, जिसमें जल विभाग की लापरवाही के कारण एक भी वार्ड में पीने का पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जल विभाग को कई बार लिखित व मौखिक रूप से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में ही गरीबों के जेब पर भारी असर पड़ रहा है, जबकि प्रशासन की लापरवाही के कारण 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। सरपंच सोहनलाल गर्ग ने बताया कि पानी की समस्या को जल्द समाधान नहीं हुआ तो चक्का जाम कर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। जल विभाग द्वारा नर्मदा पानी समय पर नहीं देने पर ग्रामीण हो रहे परेशान। कई बार मेरे द्वारा पंचायत समिति सायला में बैठक में लिखित रूप से प्रशासन अधिकारियों को मौखिक रूप से देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। जालौर से शंकरलाल की रिपोर्ट। आपके मांडवला गांव में कितने दिनों से पानी की समस्या चल रही है? 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही। टैंकर दमा के थाका पा, मैं तो गरीब आदमी है। टैंकर के कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपया लिए। 100 रुपये। आप कितने दिन से आपके मोहल्ले में पानी नहीं आया है? 1 महीना थी तो एक शॉर्ट ही नहीं आई पानी। अच्छा, तो आपने यहाँ जल विभाग या सरपंच से बात की थी? डेली आए जल विभाग ने बात करो जरा के धक्या थी खराब है, लाइटर ही परेशानी है, वह परेशानी बतावे मैं खराब है कि नहीं है, वो तो मन ठाक हो। ईएन साहब या एक्शन साहब से बात हुई थी? ईएन साहब ने नहीं, अटारे लागूड़ा बड़ा दी बात हुई थी। एक्शन साहब ने, सरपंच साहब ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की पानी के लिए? साहब ने की, जो सरपंच साहब तो कोई ध्यान नहीं देता है। मांडवला में जल विभाग द्वारा आपके मोहल्ले में कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 2 महीनों से नहीं आ रहा है और बताते हैं अक्सर लोग कि लाइटों की कमी है। तो लाइटों की कमी कैसे है? या कोई बिल नहीं भरा है गवर्नमेंट ने नर्मदा को, क्या बात है? और आज 2 महीने से हम ऐसे तैसे टैंकर नमा करके 700 रुपये लिखते हैं और गाँवों के मवेशियों को भी पानी पीने को नहीं है। आपने सरपंच से बात की थी इस संबंध में? अरे सरपंच साहब की सबको कर दी है। अब मैं आपको कलेक्टर साहब को करनी बाकी है, धरना देना बाकी है हम लोगों को। हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मांडवला पीएसटी में यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे वार्तालाप हुई थी कि पानी किस कारण से नहीं आ रहा है? ये बोलते हैं कि हम क्या करें, अब मैं वही खड़ा हूँ, सब तो हम वही खड़े हैं। क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि लाइटें ऊपर से वो उमेदाबाद से आगे का सब खराब है, वो लाइटों की। आपके द्वारा जालोर अधिकारियों से कई बात हुई थी पानी के संबंध में? हमको तो अब बहुत अधिकारियों से करना पड़ेगा। अब तो हम जुड़ेंगे सब गांव वाले। 7 गांवों में पानी नहीं आता, 7 गांवों में आगे तो जाता है, यहाँ नहीं आता है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।